नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोट। हमर गोट में हम समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस समय मिशन 2023 की तैयारियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। 7 और 17 नवंबर को मतदान होना और इसके साथ 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 5 दिसंबर को घोषणा होगी कि किसकी बनी सरकार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वार प्रतिवार हर तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस समय बात करेंगे, ईडी और आईटी एक तरह से छत्तीसगढ़ में डेरा डाल चुकी है और इसे लेकर अब नेताओं की जुबान फिसलती नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुत्ते बिल्ली की तरह यहां पर ईडी और आईटी के लोग घूम रहे हैं और इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि ऐसी भाषा मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अब इस बयान पर पलटवार किया है। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और उस पर वार प्रतिवार किस तरह हो रहा है। हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी निर्णायक जीत यही है कि जिस तरह से बघेल साहब की टिप्पणी है। अब सामान्यतः मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी के लोग घूम रहे हैं। आज के अखबारों में छपा है। ये कौन सी भाषा है? मालूम है ईडी से उनको परेशानी होती है तो भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए तो परेशानी नहीं होगी। तो लूट भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी, ये तो नहीं होता ना। कार्रवाई तो होगी। कांग्रेस को डिस्टर्ब करना चाहती है। ईडी की कार्रवाई होती है। आईटी डिपार्टमेंट जब जांच करता है उसके आगे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। तो और छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे मामले सामने आ गए हैं, उनको दूसरे राज्य देखने की जरूरत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई भी हो रही है और उसके न्यायालय में प्रमाण सहित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। सर, इसी ईडी के कार्यवाही को लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कुत्ते बिल्ली की तरह ईडी और आईटी घूम रहे हैं। भाई करप्शन बंद करो। शराब में अवैध शराब की बिक्री 40% जो हो रहा है उसको बंद करें। कोयले का 25 रुपया जो वसूली हो रही है वो बंद करें। और जिस प्रकार अभी तो एक नया भ्रष्टाचार का मामला आ गया जिसमें 700 करोड़ से ऊपर का कस्टम मिलिंग में 40 रुपया को बढ़ा के 120 रुपया कर दिया। अब कस्टम मिलिंग में 20 रुपया प्रति टन क्विंटल वसूली अवैध रूप से हो रही है। तो स्पष्ट रूप से हो गया कि किस प्रकार ईडी ने पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है कि पूरे साल भर में 750 करोड़ का लेन देन हो चुका है और ये कस्टम मिलिंग के नाम से नया घोटाला ईडी के सामने आया है। अब जब इतने बड़े घोटाले सामने आते हैं तो ईडी हाथ में हाथ धर के तो बैठेगा नहीं। भ्रष्टाचार रोको ना भाई, करप्शन बंद करो। ईडी का काम क्या रहेगा फिर? सर, ये पहले प्रचार प्रसार में देखा जाता था। एक बात में कहना चाहता हूँ, एक तरफ विश्वगुरु है मोदी जी, होकर हाथ में ईडी और आईटी। आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में रोहतक बनने की है वो रोहतक ईडी आईटी वालों की है। लेकिन न कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके, इसमें यहाँ के व्यापारी झुके, इसमें गरीब में यहाँ के नेता मंडली बहुत प्रताड़ित करे। हमें झुके नहीं है न डरन। लेकिन सोचे कि तभी कहा कि ईडी आईटी का सब डर जाए, कांग्रेसी में डरा जाए। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ लोहा भी उत्पादन होते, यहाँ बॉक्साइट और डोलोमाइट और ग्रेनाइट भी उत्पादन होते, यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ कोयला भी है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। केवल यहाँ लोहा पर नहीं निकला है, छत्तीसगढ़िया में फौलादी भी है। डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। सबको प्रताड़ित कर ले, लेकिन 2 साल में छत्तीसगढ़ की जनता आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर जो होते तो मतदाता। तो आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा की एक आम सभा में उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी के अफसर इस समय कुत्ते बिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं।
जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ईडी के उत्तर दिल्ली की तरफ घूम रहे हैं। इस अमर्यादित भाषा पर सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आड़े हाथों लिया कि ये कैसी भाषा है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और जब यदि आपको भ्रष्टाचार करना है तो ईडी और आईटी तो आएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पलटवार करते नजर आ रहे हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार मत करिए, ईडी और आईटी सेल नहीं आएगी। तो ऐसे में अब फिसलती जबान, नेताओं की फिसलती जुबान पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अनुभव शुक्ला जी हैं, दो खास मेहमान हैं कांग्रेस के। अनुभव शुक्ला जी का मैं वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम हमर गोठ में स्वागत करता हूं। अनुभव जी, आपका स्वागत है। साथ ही भाजपा से जो प्रवक्ता है सौरभ जागृत जी, मैं उनका भी इस खास कार्यक्रम में एक तरह से स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेताओं की फिसलती जुबान। जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं नेताओं की जुबान भी फिसल रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर कुत्ते बिल्ली तक कह डाला अफसरों को, तो ऐसे में मैं आपसे सबसे पहला सवाल करूंगा अनुभव शुक्ला जी, इस अमर्यादित भाषा पर आप क्या कहते हैं? मेरी आवाज आप समझ पा रही है? जी जी। मेरा वॉइस पैच का कुछ इशू हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूं कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। सबसे पहले तो अमित जी आपको मेरा नमस्कार, सौरभ जी आपको भी मेरा नमस्कार, आपके साथ दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी का ऐतिहासिक रवैया है कि वो सिर्फ बयानबाजी और जुमलेबाजी करेगी। आप जिस मुद्दे पे अभी खत्म किए, मैं उस पे भी मैं ही खत्म करूंगा। शुरुआत जहां से हुई है ईडी और सीबीआई की, वहां से मैं बात करता हूं कि भारतीय जुमला पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में अब बची है नहीं। मुद्दा उनके पास बचा नहीं है। वो काम के नाम पे राजनीति कर नहीं सकते, वो केवल नाम की राजनीति कर सकते हैं। तो इसलिए साहू, तेली, कुर्मी, हिंदू, मुसलमान, ये सब करके वो वोट हड़पने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे नफरत का वातावरण तैयार करना चाह रहे हैं और यहाँ की शांत फिजा को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। इनके नेता आते हैं, हेमंत बिस्वा जी, वो आके, अमित शाह हो, वो आके बात करते हैं कि अकबर 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 बाबर। दिन भर इनको, एक तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। दिन भर अकबर बाबर अकबर बाबर, इनको डाबर का च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। जिस समुदाय की, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, जिस समुदाय का मिला के 3% से भी कम जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, उन पे ये आरोप, उन पे ये हिंदू मुसलमान करके बंटवारा करके सांप्रदायिकता बढ़ा के वो राजनीति अपनी वो करना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो पहले अपने आसाम की स्थिति जाके देख लें कि बेरोजगारी आज भी वहां 17% है, वहां 1% से भी कम है। महिलाओं पे सीरियस क्राइम में प्रदेश आसाम जो है वो देश में नंबर 1 स्थान पे है। महिला सुरक्षा में छत्तीसगढ़ टॉप 5 में है। 32% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। लगभग 1 करोड़ लोग आसाम में बिलो पॉवर्टी लाइन है, और हमारी सरकार ने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके गए हैं। इस प्रकार की बेबुनियादी बातें नफरत के आधार पे वो करते हैं। मैं आपको 2-3 केसेस के नाम बताना चाहूंगा। प्रवासी भलाई संगठन केस 2014, संगराज दामोदर रूपावत केस, और आपके भारतीय जुमला पार्टी के प्रिय अमीश देवगन जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस। इन तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया था: कंटेंट, इंटेंट, हार्म और इम्पैक्ट। इन 4 के आधार पे अगर कोई बयान है वो हेट स्पीच के दायरे में आता है तो उस पे आईपीसी की धारा 153 है, 295 है, 298, और क्योंकि चुनाव का मौसम है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 साल की सजा या फाइन या दोनों होने का प्रावधान है। मैं आपको डेटा भी बताना चाहूंगा। हिंदुत्व वॉच संस्था जो है उसने, अनुभव जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात हो रही ईडी और आईटी की रेड की, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईडी आईटी नहीं आएगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो हुआ है उसके बाद ईडी आईटी आ रही है, और ये आज से नहीं। जब आप लोगों ने केंद्र में कई साल आप लोग रहे, सर्वाधिक आप ही लोग रहे, तो उस समय भी ईडी और आईटी थी, उस समय भी कार्रवाई होती थी। तो आज इस पर सवाल क्यों उठता है?
मैं ईडी-आईटी पे भी आ रहा था। पहले मैंने सोचा कि आपने क्योंकि हेट स्पीच की भी बात जोड़ी थी, तो समय की प्रतिबद्धता होती है क्योंकि हमें चर्चा करनी है। मैं ईडी-आईटी पे ही आता हूं, मैं उस पे भी आने वाला था, मैं बात उससे पूर्ण करने वाला था। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी अपने अखबार में कि 2014 से लेकर 2022 तक 121 प्रमुख नेताओं पे जो विपक्ष के हैं उन पे केस किया गया। उस 121 में से 95% विपक्ष के नेता, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब ईडी के डर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के सदन में क्या हुआ आपने देखा है। ओम माथुर बोलते हैं अभी तो खाली देखिए आगे आगे क्या होता है, ईडी भी आएगी, क्या भी आएगी। लगभग 5,500 केस ईडी में रजिस्टर्ड हैं, दाखिल हैं उसकी स्थापना से, जिसमें से 5100 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुए हैं। और इसमें से जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं दोहराता हूं कि 95% विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किए हैं। ये लोग बिना ईसीआईआर नंबर के, ईडी जो आती है वो रेड करती है, बिना ईसीआईआर नंबर के रेड करती है, निजी लॉकर खुलाती है, जेवर जब्त करती है। विनोद वर्मा जी के जब घर में वो लोग रेड कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के समय जो सोना खरीदा था उसकी रसीद भी दिखाई, तब भी उसको जबरदस्ती जब्त कर लेते हैं, मोबाइल जब्त कर लेते हैं। जब तक ऊपर से ना ऑर्डर आए ऐसा बोल के वो बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, 5-6 दिन तक बंधक बना के रखते हैं। मैगजीन में छपी कहानी के आधार पे वो केस करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार की बेबुनियादी आधार पे जो ये राजनीति कर रही है ईडीआई के द्वारा भारतीय जुमला पार्टी, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि चुनाव का माहौल है तो राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रमुख हैं उनके घर पे ये रेड करते हैं। इस प्रकार की जो राजनीति धूमल करके ये ईडी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कुछ आपको 1-2 उदाहरण कानूनी भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें संशोधन लाए, और उसमें इन्होंने ये संशोधन लाया कि आरोप के आधार पे गिरफ्तारी कर सकते हैं। जमानत का प्रावधान भी इन्होंने समाप्त कर दिया। बिना कारण के ये संपत्ति अटैच कर सकते हैं। ईडी के समकक्ष जो बयान आप देंगे उसको सीआरपीसी की धारा 164 के बराबर, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो आप बयान देते हैं उसके बराबर रखा गया है। ईडी किस प्रकार का है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस प्रकार का, ये दोनों चीजों को मिला के ये लोग राजनीति अपनी बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर घोटालों की बात करेंगे तो घोटालों का तो अंत नहीं है भारतीय जुमला पार्टी के नेताओं के 15 साल के कुशासन में। आप नान घोटाला बता दीजिए किसकी सरकार में हुआ, पनामा पैराडाइज पेपर में किसका नाम है। अभी तक अनुभव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि इस अमर्यादित भाषा पर आप क्या कहेंगे। बिल्कुल बढ़िया, मैं उस पे भी आ जाता हूं। आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम सुना है अमित जी? जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी केंद्र की पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है जिसका काम होता है कि पब्लिक का जो भी पैसा है, मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, उसकी निगरानी रखना। कैग का भी यही काम होता है कि पैसा जो बोला गया वहां गया कि नहीं। इन दोनों को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? वॉच डॉग पब्लिक फाइनेंस। वॉच डॉग एक नॉर्मल टर्म की तरह यूज किया जाता है एक, तो ये बिल्कुल एक प्रकार से वॉच डॉग बोलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पहली बात। और दूसरी बात, जो रविशंकर प्रसाद जी का आपने बयान चलाया, जब वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा बयान जो है वो शोभा नहीं देता, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, तो मैं इन्हीं को बताना चाहूंगा जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज प्रधानमंत्री हैं और कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने तो, भूपेश बघेल जी ने एक संस्था को, एक इंस्टीट्यूशन को वॉच डॉग कहा है। इन्होंने तो एक समुदाय को कुत्ता कहा था कि एक कुत्ता भी अगर आपके गाड़ी के सामने आ जाए तो तकलीफ होती है। किस आधार पे इनकी आत्मा से गवाही आती है, मैं तो हैरान होता हूं। तभी मैं ये कहता हूं कि इनको डाबर का च्यवनप्राश खाने की जरूरत है, तभी इनके अंदर से अकबर और बाबर बाहर जाएगा। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाजपा जुमला पार्टी, कहते हैं अनुभव शुक्ला जी, और भाजपा जुमला पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को डाबर का च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। वो इस अमर्यादित भाषा को जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर वॉच डॉग एक शब्द है, जिसके माध्यम से उन्होंने इसको तकनीकी रूप से प्रस्तुत किया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से रही है कि उर्गुलुल बयान देते हैं, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी भी ओबीसी समाज को पहले गाली देते हैं, और आज भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो भी एक कर्मचारी वर्ग, ईटी आईटी में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को भी गाली दे रहे हैं।
तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ आ जाता है इनकी विचारधारा किस प्रकार से। परंतु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ या भारत में कहीं पर भी यदि भ्रष्टाचार होता है या कोई अपराध होता है, क्या उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचारियों को जेल तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ में करप्शन होता है तो उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यदि ईडी आईटी से आपको परेशानी है, इसका मतलब साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि आपके नेता, आपके साथी कांग्रेसगण कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं। इसका प्रमाण ईडी आईटी ने खुद दिया है। चाहे आप देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला कर इनके मंत्री कहे गए, वो भी राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी ने कहा था, आप पीछे खंगाल के देख लीजिएगा इतिहास, कि रानू शुक्ला पर खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचारी का आरोप हमेशा से लगाया, आवेदन पत्र दिया, लिखित में पत्र दिया भूपेश बघेल जी को, परंतु कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बल्कि अच्छे अच्छे जिला पर रानू साहू जी की पोस्टिंग करी गई। उसके बाद एक और आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर विधायक का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें तमाम पैसों की गड्डी के साथ वीडियो वायरल होने के बाद भी उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने वाली कांग्रेस सरकार चुप बैठती है। यानी साफ साफ समझ आ जाता है कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का साथ देती है, तभी तो इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं छत्तीसगढ़ में। और यदि उस घोटालों का उजागर करने का काम यदि ईडी आईटी कर रही है तो उनको परेशानी क्या है? जनता का पैसा का उपयोग कर आप मस्त महल में रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे और जनता का पैसा ऐसा शोषण करेंगे, तो जनता को यदि ईडी आईटी न्याय दिलाएगी तो आपको परेशानी क्या होगी? जनता के पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं अनुभव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात कही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से न्याय की सरकार, भरोसे की सरकार आपके यहाँ से कहा जाता है, दावा किया जाता है, तो ऐसे में जब एक चंद्रपुर के विधायक को पैसे के साथ उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यही खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार को क्या भूपेश सरकार बढ़ावा दे रही है? अनुभव जी, माफ कीजिएगा, एक सेकंड। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लगातार पत्र लेके, अभी सौरभ जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो नहीं रही है, सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है। तकलीफ ये है, नान घोटाले के लिए, चिटफंड घोटाले के लिए, व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हो, यहाँ तो पैसे की लूट और हेरफेर के आप आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, वहां तो 70 से ज्यादा लोग की जान चली गई, मामा जी ने ले लिया आपके। ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद भी वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या मध्य प्रदेश, गुजरात ये सब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? ये ईडी ने ऐसा सर्टिफिकेट निकाल दिया है, 70 लोग से ज्यादा व्यापम घोटाले में मर गए, उनकी जानें चली गई, वो कैसे वापस आएगा? ऐसा तो यहाँ से, वहां से, ऊपर से, नीचे से जोड़ घटा भी सकते हैं, जान कहां से आप वापस लाएंगे? वो ज्यादा बड़ा सीरियस फ्रॉड है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, वहां आप फोकस नहीं करते। अगर ऐसा है तो राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री ये क्यों कहते हैं कि शांत रहिए वरना ईडी घर आ जाएगी, विपक्ष के नेताओं की तरफ इशारा करके? अगर ऐसा है कि ये बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है ईडी और प्रधानमंत्री के इशारों पे काम नहीं कर रही है, तो ऐसा क्यों है कि जब भी कोई राजनीतिक हलचल इस प्रदेश में होती है, या छत्तीसगढ़ या ऐसी जगह जहां पे उनको कमजोर होती दिखती है भाजपा, वहीं पे क्यों कार्रवाई होती है? पूरे देश में और कहीं क्यों नहीं होती? जब अधिवेशन होना था यहाँ पे कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होना था, उसके पहले हो गई, चाहे यूपी हो, आसाम हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक चुनाव हो, तब चुनाव के समय ईडी को फिर क्यों ये याद आता है? क्योंकि ये राजनीतिकरण है, राजनीतिक इस्तेमाल है। इसका बिल्कुल उदाहरण है जब 7 फरवरी 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, सौरभ जी मैं आपके पास नरेंद्र मोदी जी ने बस एक बात जोड़ दीजिए, एक बात जोड़ दे दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ऑपोजिशन को धन्यवाद देना चाहिए इसको। देखिए, जिस प्रकार से ईडी आईटी छत्तीसगढ़ में तफ्तीश कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, वह पुख्ता सबूत के साथ कहीं भी कार्यवाही करती है। ऐसे नहीं कि आपके मेरे कहने पर भी कहीं भी ईडी चले जाएगी, पुख्ता सबूत के साथ कार्यवाही करती है। इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, चाहे महादेव को भिलाई से लेकर दुबई तक महादेव ऐप चलने वाला सट्टा को
भूपेश बघेल जी ने कार्रवाई नहीं की, इसका परिणाम ईडी आईटी को उतरना पड़ा। यदि भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार, यहाँ की गृह मंत्रालय जो है छत्तीसगढ़ की है, वो कार्रवाई करती तो ईडी आईटी को करना नहीं पड़ता, जो कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के साथ है। आप आईएएस चंद्रभूषण जी के यहाँ से 65,000 करोड़ नगद मिलता है, आप समझ लीजिए इससे प्रमाण क्या होता है। इससे प्रमाण साफ साफ समझ आ जाता है कि इनके अधिकारी, इनके नेता सब मिले हुए हैं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। आप पीएससी का घोटाला देख लीजिए, इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके साथ तमाम लोगों के परिवार के लोग पीएससी में भर्ती हो जाते हैं। इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचारी किस चरम सीमा पर जा चुका है। अरे भैया, इन्होंने शराब को नहीं छोड़ा, शराब में एक काउंटर में दो दो बोतल, एक का पक्का रसीद, एक का कच्चा रसीद, जिस हिसाब से चल रहा था, इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि इनके कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। चलिए सौरभ जी, ये समय की प्रतिबद्धता है, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। दोनों ही खास मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वह आप हमारे वीआईपी न्यूज के खास पेशकश हमर गोट में आप जुड़े, और हम पुनः आपसे फिर मिलते रहेंगे, दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात हो रही थी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नेताओं की फिसलती जुबान, ईडी और आईटी की लेकर जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली का शब्द यहाँ पर एक आम सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहा गया, और उसके बाद यहाँ पर वार प्रतिवार होता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक तरह से जुबानी जंग अब दिखती रही है। तो कहीं ना कहीं अब यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में न केवल नेताओं की जुबान फिसलती चलेगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। और साथ ही अगर बात करें छत्तीसगढ़ में नए नए मुद्दे आपको अब मिशन 2023 के दौरान देखने मिलेंगे। हालांकि ईडी और आईटी हमेशा से केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली रही है, बात चाहे कांग्रेस केंद्र सरकार में हो या भाजपा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस एजेंसी का उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी कहा जाए, वह केंद्र सरकार करती रही है और अब भी वही हो रहा है। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, दोनों तरफ ईडी और आईटी की रेड पड़ रही है। हालांकि ईडी और आईटी की रेड सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर पड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार घिरती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बात हो रही है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, कार्यवाही नहीं हो रही भ्रष्टाचारियों पर, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। लेकिन 7 और 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान है और 3 दिसंबर को जिस तरीके से यहाँ मतगणना होगी और 5 दिसंबर को घोषणा होगी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनी, तब तक ये मुद्दे लगातार जारी रहेंगे, नेताओं की जुबान फिसलती रहेगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये थी वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोट, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे नेताओं की फिसलती जुबान पर। हम फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।